डीएवी स्टेक होल्डर्स अवेयरनेस कैंपेन में आपका एपिसोड नंबर 5 में एक बार फिर स्वागत है। सर और मैडम, हमारे पिछले एपिसोड में हमने डीएवी के सीबीटी टेस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और ये बताया था कि क्यों ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पारदर्शी नहीं कहा जा सकता। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो रूल्ड दैट job advertisements must specify all essential details to ensure fairness and equality. इसका मतलब यह है कि एडवर्टीजमेंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र होना अनिवार्य है, लाइक एज क्राइटेरिया, नेचर ऑफ ईच पोस्ट कि वो टेम्परेरी है या रेगुलर है, सैलरी पैकेज क्या होगा, कंसोलिडेटेड होगा या पे स्केल होगा, नंबर ऑफ ईच पोस्ट क्या होगा, एक्सपीरियंस प्रेफर्ड है या नहीं है, वेटेज जो है रिटन टेस्ट या सीबीटी टेस्ट को फाइनल कंसीडरेशन में कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि हमेशा मिलना चाहिए। लेकिन डीएवी स्कूलों में हाल के वर्षों में एडवर्टीजमेंट्स में इन आवश्यक बातों का उल्लेख जो है नहीं किया गया, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया जो है उसकी पारदर्शिता जो है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब पीईसी की बात कर लेते हैं, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड की जो बात है कि उसकी वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। जब 2024 को सीबीटी शुरू किया गया था तो तब कहा गया था कि पीईसी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी, लेकिन 2025 में कहा गया कि पीईसी की वैलिडिटी केवल 1 साल रहेगी। हालांकि डीएवी की वेबसाइट में यदि आज भी आप देखें तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो एम्प्लॉइज पहले से कार्यरत हैं उन्हें अपने स्कूल में उसी पद में रहने के लिए दोबारा सीबीटी 2026 देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उनकी वैलिडिटी रहेगी। दीज ऑब्जर्वेशंस नीड क्लियर कट क्लैरिफिकेशन बाय द डीएवी अथॉरिटीज, अदरवाइज इट इज गिविंग रॉन्ग इंप्रेशन. You must know that the TET or the CTET, it remains valid for lifetime once it is cleared by a candidate. DAV is running above 900 educational institutions. We all know that all DAV institutions are different in size, resources, quality, financial strength, salary package to staff, 5th, 6th, 7th pay, consolidated salary, daily wage teachers, working conditions, staff of the students, area, infrastructure and so on. All DAV schools differ in all aspects. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डीएवी स्कूलों पर पैन इंडिया सीबीटी टेस्ट जैसा सिस्टम लागू करना क्या ये व्यवहारिक है? इससे कौन कौन से फायदे पिछले 2 सालों में सभी स्टेक होल्डर्स को हुए और जमीनी स्तर पर प्रिंसिपल्स या पेरेंट्स और या अन्य लोगों को किन नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये केवल वही समझ सकते हैं जो जमीनी स्तर पर स्कूलों में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 8C चंडीगढ़ का एडवर्टीजमेंट देखा। ये एक डीएवी एडेड स्कूल है और सीबीएसई एफिलिएटेड है। इस एडवर्टीजमेंट में सीबीटी को अनिवार्य नहीं बताया गया, बल्कि इसमें यह स्पष्ट लिखा गया दैट द पोस्ट्स आर रेगुलर इन नेचर, पे एंड स्केल एंड अलाउंसेस विल बी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड अबव ऑल full weightage in the selection process will be given only to the written test. लिखा गया कि रिटन टेस्ट जब जो सीबीटी होता है सारा वेटेज जो है उसी को देंगे, उसी के हिसाब से सिलेक्शन होगी। लेकिन बाकी पब्लिक स्कूल्स में यदि आप देखें जो सीबीटी हम करवा रहे हैं उस सीबीटी के मार्क्स जो है वो कहीं भी सिलेक्शन प्रोसेस में हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए चर्चा जो है वो ज्यादा गर्म है। दिस इज टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी एंड हेंस प्योरली सपोर्ट अवर अवेयरनेस कैंपेन in the interest of justice for all and good for the DAV organization as well.
मैं एक बात यहां और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बाय मेकिंग दीज वीडियोज एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस आई एम हेल्पिंग माई मदर ऑर्गेनाइजेशन DAV because I have earned my livelihood from this organization. सब चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बने और उससे रेपुटेशन जो है वो और बढ़े, उसमें और सुधार हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑन DAV मैनेजमेंट ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। और ग्रेच्युटी एक्ट के साथ ये CBT स्कीम कैसे जुड़ती है, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा। लेट अस फर्स्ट विजिट चैप्टर 9.6.1 of the DAV's administrative manual. It says that when a candidate is appointed on regular basis, यानी कि जब कोई कैंडिडेट रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि जब उसको प्रोबेशन पे डालेंगे और उससे पहले उसने टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल जो काम किया है उसको भी ग्रेच्युटी या बाकी सर्विस बेनिफिट्स देने के लिए ऐड कर लिया जाएगा। ये DAV का नियम है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेच्युटी और बाकी सर्विस बेनिफिट्स जो है वो डे 1 ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉय कंसिडर किए जाएंगे जब एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्पररी बेसिस पे ही एम्प्लॉय हुआ था, especially if there is no break in service between the contractual service and the joining on probation. इसलिए hence the DAV management recognize and is legally bound under the Gratuity Act to count these contractual temporary periods of employees as part of the services for payment of gratuity after minimum 5 years of continuous service. यह मेरा एक सुझाव भी DAV को है, यदि उनको अच्छा लगे तो, कि जब DAV ने ये तय कर लिया कि ग्रेच्युटी और अदर सर्विस बेनिफिट्स जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्पररी ज्वाइनिंग के पहले दिन से लागू होंगे, तो फिर स्कूलों से उनका मंथली कंट्रीब्यूशन रेगुलर एम्प्लॉइज की तरह क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये बोझ अंततः DAV CMC की फाइनेंशियल कंडीशन पर एक गहरा प्रभाव डालेगा। इसलिए ये जरूरी है कि DAV मैनेजमेंट इस पर आवश्यक कदम उठाए। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज कंटिन्यूटी इन सर्विस। देखिए 5 साल कम से कम चाहिए कंटिन्यूस सर्विस ग्रेच्युटी अर्न करने के लिए, चाहे एम्प्लॉय प्राइवेट हो, टेम्पररी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, कुछ भी हो। अब सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 2A ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट, gratuity amendment act rather, it provides that if the employees like working in schools or on temporary basis or on contractual basis, they are also entitled for gratuity even if they are not regularized and have worked for more than 5 years under the same management. इसमें मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सेक्शन ये कहती है कि यदि किसी एम्प्लॉय ने 1 साल में 240 दिन काम किया है तो ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से, ग्रेच्युटी कैलकुलेशन करने के हिसाब से 240 दिन की उसने यदि सैलरी विड्रॉ करवाई है तो वो उसका 1 साल कंप्लीट माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसमें अगर कोई ब्रेक होती है या नहीं होती है उसका इसमें ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 240 दिन करीबन 8 महीने, तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले इतना काम तो हर साल कर रहे हैं। तो इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि 240 दिन का यदि आपने काम कर लिया 1 साल में और कम से कम 5 साल आप लगातार करते रहे तो आपका 5 साल का क्वालिफिकेशन जो है ग्रेच्युटी के लिए वो बन जाता है। गर्मियों की छुट्टियों को ये मैं बता दूं कि कोर्ट्स जो है वो आर्टिफिशियल ब्रेक मानता है, उसको ब्रेक इन सर्विस कोर्ट्स ने नहीं माना है। सर्टन इंटरप्शंस, जो पता है ये इस समय स्कूल बंद होगा, तो वो ब्रेक इन सर्विस जो है वो नहीं मानी जाएगी। द ग्रेच्युटी एक्ट इट सेज दैट इवन इफ द वर्क और द स्कूल्स रिमेन
closed or suspended, not due to any fault of the teachers or employees, the services will be considered as continuous and it will not be considered as any break in service. It is like when the schools remain closed due to COVID-19. It was not due to any fault of the employees and hence it shall not be considered as any break in service. Hence, all employees, temporary, contractual, are entitled to claim gratuity after completing minimum 5 years of continuous services. However, it will be paid only after an employee leaves the job from the same employer and no longer remains on the school rolls due to any reason. Only thereafter the gratuity will be released. You all are requested to stay tuned for our next video on the guest faculty, teachers employed as daily wage workers without provident fund. Thank you very much.